हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका जूरिस पॉइंटर में। हमने लॉ ऑफ टॉर्ट की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने नेग्लिजेंस और डिफेमेशन को कवर किया था। अब हम इसी को आगे बढ़ाते हुए एक और टॉपिक कवर करेंगे जो कि है न्यूसेंस। तो हम जानते हैं कि न्यूसेंस क्या है, लेकिन उससे भी पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि लॉ ने हर एक पर्सन को राइट टू प्रॉपर्टी दी हुई है। यानी जिस पर्सन के पोजीशन में कोई प्रॉपर्टी है उसे राइट है कि उस प्रॉपर्टी का या उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी इंजॉयमेंट का वो पर्सन पीसफुली इंजॉय करे और कोई स्ट्रेंजर उसकी उस राइट का वॉल्यूशन ना करे। यहाँ प्रॉपर्टी का रेफरेंस लैंड से है। यहाँ हम यह भी जान लेते हैं आर्टिकल 300 में राइट टू प्रॉपर्टी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो कि पहले आर्टिकल 19 में एक फंडामेंटल राइट था, बट 1978 में 44th अमेंडमेंट हुआ और इसे फंडामेंटल राइट से बदल के कॉन्स्टिट्यूशन राइट बना दिया गया। तो अभी तक हमने प्रॉपर्टी के बारे में समझा जिसके रिगार्डिंग में न्यूसेंस होता है। अब हम समझते हैं कि न्यूसेंस एक्चुअली में क्या है। वैसे तो न्यूसेंस एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका मतलब है टू हर्ट और टू अनॉय, बट इसको सिंपल लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं किसी को डिस्टर्ब करना। यानी अगर कोई भी पर्सन अनलॉफुली किसी की प्रॉपर्टी में इंटरफेरेंस करता है जिससे कि जो पर्सन प्रॉपर्टी के पोजीशन में है उसे डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो हम कहेंगे कि न्यूसेंस हो रहा है। यहाँ जो इंटरफेरेंस या हिंदी में कहें हस्तक्षेप हो रहा है वो इनडायरेक्ट है, यानी कि ये किसी भी इनडायरेक्ट फॉर्म में होगा। फॉर एग्जाम्पल ये साउंड से हो सकता है, फ्यूम से हो सकता है, गैस से हो सकता है, वाटर, स्मोक, हीट या इस तरह के किसी भी सब्सटेंस से हो सकता है और आराम से लेटे हुए हैं। अब डेली रात में कोई आपके घर के पास बिना किसी जस्टिफिकेशन के लाउड म्यूजिक प्ले कर रहा है या कोई ऐसा सब्सटेंस आपके गेट पे रख के चला जाता है जिससे बहुत फॉल स्मेल आ रही है, तो जिस पर्सन ने ये हरकत की है आप उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हो। बट यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि ये एक्टिविटी रेगुलर बेस पे या कॉन्टिन्यूस पीरियड में हो रही हो, क्योंकि एक सिंगल इंस्टेंस पे आप नेग्लिजेंस के लिए रेमेडी नहीं मांग सकते। आपका डाउट क्लियर करने के लिए ये बताना जरूरी है कि न्यूसेंस के लिए इंटरफेरेंस इनडायरेक्ट ही होना चाहिए और ये कॉन्टिन्यूटी में होना चाहिए। ऐसा इसलिए कि अगर वो डायरेक्ट है तो वो ट्रेसपास हो जाएगा। ट्रेसपास भी एक टॉर्ट है जो ऑलमोस्ट न्यूसेंस से रिलेटेड है, बट ट्रेसपास में इंटरफेरेंस डायरेक्ट या किसी टेंजिबल ऑब्जेक्ट से होता है। ट्रेसपास में सिंगल एक्ट पे भी रेमेडी मिल जाती है और यहाँ स्पेशल डैमेज प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि न्यूसेंस में एक नेसेसिटी है। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रेसपास में डैमेज प्राइम एफएसआई प्रूव हो रहा है। ट्रेसपास में डायरेक्ट का मतलब है कि वो पर्सन खुद एंटर कर रहा है और टेंजिबल ऑब्जेक्ट यूज करने का मतलब है कि वो खुद एंटर नहीं कर रहा है बट डायरेक्टली किसी सब्सटेंस को प्रॉपर्टी में एंटर करा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई बिना परमिशन आपकी प्रॉपर्टी में एंटर कर रहा है या आपकी परमिशन से एंटर कर रहा है बट आपके बोलने पे वो जा नहीं रहा है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ उस पर्सन ने ट्रेसपास किया है। दोस्तों, ट्रेसपास में इंटरफेरेंस पर्सन के लैंड पे होता है, जबकि न्यूसेंस में यही इंटरफेरेंस लैंड के एंजॉयमेंट के साथ होता है। अब हम न्यूसेंस के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। न्यूसेंस दो तरह के होते हैं, एक है प्राइवेट न्यूसेंस और दूसरा है पब्लिक न्यूसेंस। लॉ ऑफ टॉर्ट सिर्फ प्राइवेट न्यूसेंस को कवर करता है। पब्लिक न्यूसेंस को सिविल लॉ में सीपीसी के सेक्शन 91 और क्रिमिनल लॉ में भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 292 कवर करता है। अभी हम टॉर्ट लॉ कवर कर रहे हैं तो हम प्राइवेट न्यूसेंस को ही समझते हैं। वैसे हमें ये भी पता होना चाहिए न्यूसेंस में भी कोई पर्सन ये प्रूव कर दे कि उसे पब्लिक न्यूसेंस से कोई स्पेशल डैमेज हुआ है तो पब्लिक न्यूसेंस के अगेंस्ट भी क्लेम और उसे क्लेम मिलेगा भी, अगर उसने प्रूव कर दिया कि उसे स्पेशल डैमेज हुआ है अपार्ट फ्रॉम जनरल पब्लिक। प्राइवेट न्यूसेंस, तो अब हम समझ लेते हैं प्राइवेट न्यूसेंस क्या है। प्राइवेट न्यूसेंस जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इसमें न्यूसेंस एक इंडिविजुअल पर्सन के साथ होता है। सपोज आप किसी सोसाइटी में रह रहे हो बट पर्टिकुलरली आपके गेट पे ही कोई कॉन्टिन्यूसली कूड़ा रख के जा रहा है या आपके घर में पानी डाल रहा है, तो यहाँ आपके साथ न्यूसेंस हो रहा है। टॉर्ट लॉ में न्यूसेंस को एक्शनेबल डिक्लेयर करने के लिए कुछ एसेंशियल एलिमेंट है जिसके पूरे होने पे ही पर्सन रेमेडी की डिमांड कर सकता है। तो इसमें फर्स्ट वन इज इंटरफेरेंस विद द यूज और इंजॉयमेंट ऑफ लैंड। यहाँ इंटरफेरेंस का मतलब है कि वो एक्ट या तो प्रॉपर्टी को इंजरी कर रहा है या तो उस प्रॉपर्टी के पोजीशन में जो पर्सन है उसकी हेल्थ या कंफर्ट को डिस्टर्ब कर रहा हो। एंड सेकेंड वन इज
अनरीजनेबल इंटरफेरेंस, विच मीन्स जो इंटरफेरेंस प्रॉपर्टी पे हो रहा है वो अनरीजनेबल होना चाहिए। अनरीजनेबल क्यों होना चाहिए? क्योंकि अब सपोज अगर गवर्नमेंट के ऑर्डर से कोई पर्सन पब्लिक इंटरेस्ट में लाउड स्पीकर पे कुछ अनाउंस कर रहा है तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ न्यूसेंस हो रहा है या वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। एंड दोस्तों थर्ड वन इज कॉन्टिन्यूअस इंटरफेरेंस। वैसे तो लॉ में कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि कॉन्टिन्यूअस इंटरफेरेंस क्या होता है, बट इसका रेफरेंस हम सराउंडिंग या नाइबरहुड से ले सकते हैं। अब सपोज कोई पर्सन है वो बहुत पॉश एरिया में रह रहा है, पीसफुल एरिया है, शांत है, साफ सुथरा है। अब वहाँ उसके लिए तो अगर एक दिन 2 दिन भी डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उसके लिए तो न्यूसेंस हो गया। अब वही जगह अगर कोई पर्सन स्लम एरिया में रह रहा है तो अब वहाँ उसकी आदत हो चुकी है शोरगुल की, फॉल स्मेल की, उसे आदत हो गई है। बट अगर अब लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसे रेमेडी नहीं मिलेगी, बट उसके लिए जो कॉन्टिन्यूस पीरियड है ये थोड़ा बढ़ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ वन इज डैमेज। इसका मतलब है कि जो पर्सन न्यूसेंस के लिए क्लेम कर रहा है उसे प्रूव करना होगा कि जिस एक्ट से न्यूसेंस हुआ है उससे उसे डैमेज हुआ है। इस एसेंशियल की जरूरत पब्लिक न्यूसेंस में ज्यादा पड़ती है। दोस्तों अब न्यूसेंस तो हो गया, जिसके साथ हो रहा वो क्या करेगा? तो लॉ ने उसे भी कुछ रेमेडी दी है, जिसमें पहला है इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब है कि जो पर्सन न्यूसेंस कर रहा है या जिस एक्ट से वो न्यूसेंस कर रहा है कोर्ट उस पर रोक लगा देगी। और दोस्तों सेकंड वन इज कंपनसेशन, यानी कोर्ट जिस एक्ट से न्यूसेंस हो रहा है उसकी ग्रेविटी को देखते हुए डिफेंडेंट को ऑर्डर करेगा कि वो प्लेंटिफ को कुछ पे करे। एंड थर्ड वन इज अबेटमेंट। अबेटमेंट का मतलब है कि जो पर्सन न्यूसेंस कर रहा है वो खुद से ही एक्ट रोक दे बिना कोर्ट गए। जिस पर्सन को न्यूसेंस हो रहा है वो जिस पर्सन के थ्रू न्यूसेंस हो रहा है उससे बोल देता है तो वो पर्सन बंद कर देता है एक्ट को, तो ये हो गया अबेटमेंट। जैसा कि हमने बाकी टॉर्ट्स में देखा कि डिफेंडेंट के पास भी कुछ डिफेंस होते हैं, तो उसी तरह न्यूसेंस में भी डिफेंडेंट के पास कुछ डिफेंस होते हैं, जिसमें फर्स्ट वन इज प्रेस्क्रिप्शन। इसका मतलब है जिस एक्ट से न्यूसेंस हो रहा है वो कॉन्टिन्यूस 20 ईयर से हो रहा है, तो ऐसे में प्लेंटिफ को कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि लॉ बोलता है विजिलेंटिबस नॉन डोरमेंटिबस जूरा सबसर्विएंट, मतलब जो अपने राइट्स के लिए अवेयर है कोर्ट उसे ही असिस्ट करेगा। अब 20 साल से यही हो रहा था, अभी तक आप कहाँ थे? अब अचानक से आपको याद आ रहा है कि न्यूसेंस हो रहा है, तो प्रेस्क्रिप्शन का डिफेंस मिल जाएगा डिफेंडेंट को। ये वही 20 ईयर है जो लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 20 में बोला है। सेकेंड वन इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, यानी कोई एक्टिविटी गवर्नमेंट के ऑर्डर से हो रही है, इसे हम एक मैक्सिम से समझ सकते हैं जो कि है सोलस पॉपुलिस सुप्रीम लेक्स, विच मीन्स पब्लिक वेलबींग टेक्स प्रेसिडेंस ओवर प्राइवेट इंटरेस्ट और द इंटरेस्ट ऑफ द रूलर। यानी अगर सोसाइटी के या पब्लिक इंटरेस्ट में कोई काम किया गया है तो वो सबसे सुप्रीम है, उसके लिए डिफेंस मिल सकती है। एंड फोर्थ वन इज कंसेंट ऑफ द पार्टीज। कंसेंट ऑफ द पार्टीज को हम समझते हैं कि जिस एक्ट में प्लेंटिफ ने खुद अपनी कंसेंट दी हुई है तो उसमें डिफेंडेंट डिफेंस ले सकता है। अब सपोज लैंडलॉर्ड प्लेंटिफ के कंसेंट से ही कुछ कंस्ट्रक्शन और करा रहा है घर में, तो जिससे कभी कभी प्लेंटिफ को थोड़ा नुकसान भी हो सकता है, या कभी पानी उसके घर में आ गया, या कभी नॉइस की वजह से उसकी नींद डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि यहाँ प्लेंटिफ ने खुद कंसेंट दिया था, तो डिफेंडेंट इसका डिफेंस ले सकता है। और इस डिफेंस को हम एक मैगजीन से समझते हैं जो कि है डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स, यानी कोर्ट विल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ फ्रिवलेस ऑफेंसेस। मतलब अब सपोज कि प्लेंटिफ बहुत एक्स्ट्रा सेंसिटिव है, उसे छोटी छोटी चीज़ों से, जो चीज़ें लोगों को नॉर्मल लग रही है, जो नॉइस लोगों को नॉर्मल लग रही है, वो प्लेंटिफ के एक्स्ट्रा सेंसिटिव होने की वजह से उसे ज़्यादा दिक्कत दे रही है, तो ऐसे में डिफेंडेंट डिफेंस ले सकता है। तो दोस्तों आज इस टॉपिक को यहीं एंड करते हैं, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक पॉजिटिव रहिए, रिवीजन करते रहिए।